So, very good evening, everybody. Welcome to my YouTube channel, Concept with Heman. In the yesterday learning series, we have discussed on the TDS topic. Why the TDS topic? Why the TDS is why the government has introduced the provision of tax related source in the income tax topic. So, दोस्तों फटाक से एक बार एक रिकैप करवा देता हूँ आपको प्रीवियस डिस्कशन. So, here is the discussion. First of all, the government has made or introduced the provision of TDS. गवर्नमेंट ने टीडीएस के प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए इनकम टैक्स में फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांजैक्शंस. गवर्नमेंट को क्या है कि गवर्नमेंट को ये जानना है कि किस स्पेसिफाइड पर्सन ने कोई स्पेसिफाइड नेचर की इनकम अर्न कर रहे हैं, वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट को एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि किसी पर्सन ने किसी स्पेसिफाइड नेचर की पेमेंट की है क्या, किसी पर्सन और कितनी पेमेंट की है. तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस किया टीडीएस के प्रोविजंस. ठीक है. तो टीडीएस में क्या होता है, टीडीएस में एक पर्सन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग टैक्स डिडक्टर. एक पर्सन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स डिडक्टी. टैक्स डिडक्टर क्या होता है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ऊपर का अगर किसी भी पर्सन को पेमेंट करता है तो वो क्या करता है कि स्पेसिफाइड अमाउंट काट करके उसके पैन नंबर पे गवर्नमेंट को जमा कर देता है. और सब्सिक्वेंटली जब जिस पर्सन का टीडीएस कटा है वो अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो वो टीडीएस को रिफंड क्लेम कर सकता है या उसको उसके आने वाले टैक्स में एडजस्ट कर सकता है. अकॉर्डिंगली हमने लास्ट डिस्कशन में पढ़ा था कि टैक्स डिडक्टर जब भी टीडीएस काटता है तो वो सामने वाले पर्सन को एक सर्टिफिकेट इशू करता है, उसको हम लोग बोलते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट. सैलरी के केस में फॉर्म 16 इशू करता है एम्प्लॉयर. जिनके भी घर में कोई फैमिली में या जान पहचान में जॉब में होंगे और जिनका इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता होगा, आप लोग उनसे एक बार पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि सैलरी में जो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट देते हैं फॉर्म 16 और सैलरीड पर्सन का रिटर्न जो है, ओके, सैलरीड पर्सन का जो रिटर्न है वो फॉर्म 16 के बेसिस पे भी फाइल होता है. ठीक है. अगर सैलरी के अलावा किसी और पेमेंट पे टीडीएस का डिडक्शन हुआ है तो उस केस में एम्प्लॉयर सॉरी मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को, टैक्स डिडक्टर जो है, ओके, आपको फॉर्म नंबर 16A इशू करेगा. ओके. ठीक है. नेक्स्ट. अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड एप्लीकेबल ऑन पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गुड टू स्पेसिफाइड पर्सन. ठीक है. इसके बाद हमने ये जानना था कि अगर आपको किसी भी पर्सन का टैक्स डिडक्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट से एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स डिडक्टर अकाउंट नंबर. ठीक है. इसके बाद में हमने एक डिस्कशन लिया था 15G एंड 15H फॉर्म का. 15G 15H फॉर्म इज नथिंग बट अ डिक्लेरेशन. अगर भाई देखो पर्पस क्या है टीडीएस का, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए इनकम का. लेकिन अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन अगर उसकी इनकम एक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, अगर उसकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आपको पता होगा 2,50,000 रुपीज की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है. अगर उससे कम होता है तो वो एक डिक्लेरेशन फाइल कर सकता है टैक्स डिडक्टर को और बोल सकता है कि मेरी इनकम तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, इसलिए मुझे सेक्शन 139(1) में आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस कारण आप मेरा टीडीएस मत काटिए. आप लोगों ने देखा होगा जनरली बैंक्स में एफडी वगैरह पे इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है तो जो लोग होते हैं वो जनरली 15G 15H फॉर्म जमा करते हैं. ठीक है. इट्स अ डिक्लेरेशन. 15G 15H फॉर्म इज अ डिक्लेरेशन टू नॉट टू डिडक्ट द टैक्स बिकॉज माई इनकम इज बिलो द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट. फिर हमने देखा था कि आपको टीडीएस कब डिडक्ट करना है, तो हमने कहा आपको टीडीएस डिडक्ट करना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ पेइंग विच एवर इज अर्लियर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ टीडीएस होते हैं जो सिर्फ पेमेंट पे कटते हैं और कुछ टीडीएस होते हैं जो अकाउंट में पैसे आए नहीं है तब बट तब भी इनकम अक्रू होती है तो भी टीडीएस डिडक्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सपोज आपने 5 ईयर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, तो फर्स्ट ईयर पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, सपोज वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा है, तो भले वो इंटरेस्ट आपकी एफडी की इनकम में अक्रू हो रहा है, वो ऐड हो रहा है, लेकिन आपका टीडीएस गवर्नमेंट डिडक्ट करती है सॉरी बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को आपको आपके बिहाफ में जमा करती है. कुछ ऐसे सिचुएशंस आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर टीडीएस केवल और केवल पेमेंट्स पे डिडक्ट होता है, ना कि क्रेडिट पे. ओके. सैलरी. सैलरी 192 में आप देखे होंगे जब भी आपको मंथली एंड में सैलरी आती है तो सैलरी पे टीडीएस कट करके आता है. ईपीएफ का पेमेंट, अगर प्रोविडेंट फंड पे प्रीमेच्योर विड्रॉल होता है तो उस पे सेक्शन 192A में टीडीएस कटेगा जब उसका पेमेंट होगा.
इसके बाद नेक्स्ट है डिविडेंड। जब कंपनी आपको डिविडेंड भेजती है तो डिविडेंड पे टीडीएस काट करके देती है। विनिंग इनकम, विनिंग इनकम पे आपने देखा होगा केबीसी वगैरह में कोई लोग जाते हैं वहां पे पैसे जीतते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जितना विनिंग अमाउंट है पूरा ट्रांसफर होता है? आंसर इज नो। उस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट होने के बाद में जो बैलेंस अमाउंट होता है वो पे को पेबल होता है। मैच्योरिटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर किसी को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी वैल्यू मिल रहा है तो उसके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट होके मिलेगा। कंपेंसेशन ऑफ सेक्शन 194 एल ए कंपल्सरी एक्विजिशन। देखो लॉजिक सिर्फ सिंपल है कि इस टाइप की जो नेचर ऑफ इनकम है दैट इज नॉट इन द नेचर ऑफ मंथली इनकम, दैट इज नॉट इन द नेचर ऑफ रेगुलर इनकम, है ना, दैट इज एन इवेंट बेस्ड ट्रांजैक्शंस, इवेंट बेस्ड things. So TDS is deducted here on the basis of payment only, not at the credit of account. इनकम अक्रू होने पे टीडीएस नहीं कटेगा, इनकम पे होने पे टीडीएस कटेगा। नेक्स्ट हमने कहा था कि टीडीएस का रेट क्या होना चाहिए। टीडीएस का रेट सेक्शन में स्पेसिफाई कर रखा है, उतना ही टीडीएस डिडक्ट करना है, एक्सेप्ट ऑन द पेमेंट टू एनआरआई और फॉरेन कंपनी, जहां पर टीडीएस पे हेल्थ एंड एजुकेशन से प्लस सरचार्ज भी ऐड होता है। ठीक है। फिर एक जनरल सा सेक्शन है, सेक्शन 206 ये बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन ने आपको पैन नंबर फर्निश नहीं किया है तो आपका टीडीएस का जो रेट होगा वो एट द रेट 20% डिडक्ट होगा। जब मैं आपको टीसीएस पे लेके जाऊंगा तो टीसीएस में ये रेट जो है हाइयर रेट 5% है, टीडीएस में ये रेट 20% है। चलिए, सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी। हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय का टीडीएस काटना है ऑन द सैलरी। सैलरी पे टीडीएस कैसे कटेगा? एट द रेट स्लैब। हमने कहा था कि जो स्लैब होता है वो डिसाइड करना है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से। अगर एम्प्लॉयर को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया सामने वाले ने तो वो किस रेट पे टीडीएस डिडक्ट करेगा? एट द रेट न्यू टैक्स रेजिम। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की अदर इनकम भी कंसीडर करना है वाइल कंसिडरिंग द टीडीएस। एम्प्लॉय की अदर इनकम भी कंसीडर करना है। एम्प्लॉयर शेल ओनली कंसीडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस। देखो एम्प्लॉय को बहुत सारे एरिया से लॉस हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस होता है, पीजीबीपी से लॉस हो सकता है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का टैक्स पे करता है तो वो एम्प्लॉय के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होता है, बट उसका टीडीएस का अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय को एट द रेट क्रेडिट अलाउ हो जाता है। ओके। अगर एम्प्लॉय जॉब चेंज करता है तो एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैंने जॉब चेंज किया, अकॉर्डिंगली टीडीएस अमाउंट एम्प्लॉयर रिवाइज करेगा। इन केस ऑफ द सैलरी बाय फर्म टू द पार्टनर, अगर पार्टनर फर्म को सैलरी पेमेंट करती है तो वहां पे जो टीडीएस होगा, वहां पे जो टीडीएस होगा ओके वो डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। क्लियर है? इसके बाद सेक्शन 192 है। सेक्शन 192 ये बोलता है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ। अगर प्रोविडेंट फंड का पेमेंट करता है, अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को प्रोविडेंट फंड का पेमेंट करता है तो उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा, एट द रेट 10% टीडीएस काटना पड़ेगा अगर उसकी पेमेंट की अमाउंट 49,999 रुपीज प्लस हो जाती है तो। अगर 14,999 तक है तो भी आपको टीडीएस नहीं काटना है, 50,000 अगर हो गया तो आपको एट द रेट 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। ओके। सेक्शन 193 में हमने कहा था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर कोई भी पर्सन किसी रेसिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट करता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक कंपनी है, अगर आप पब्लिक कंपनी और आप इंडिविजुअल एचयूएफ को 5,000 रुपीज तक का इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं बाई अकाउंट पे चेक, है ना, अकाउंट पे चेक और भीम यूपीआई और एनईएफटी और आरटीजीएस एनीथिंग, तो उस केस में आपको टीडीएस नहीं काटने। वैसे आरटीजीएस 5,000 का होता नहीं है। ठीक है। चलो, टू एलआईसी जीआईसी अदर इंश्योर, अगर वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट कर रहे हैं एलआईसी जीआईसी अदर इंश्योर को, उसको टीडीएस डिडक्ट करना नहीं है। अगर इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अगर बॉन्ड्स आपने परचेस किए हैं, जनरली ये बॉन्ड्स परचेस किए जाते हैं सेक्शन 54 ईसी की एग्जाम्पशन को अवेल करने के लिए। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर कोई सिक्योरिटी है तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है उसको टीडीएस डिडक्ट करने की, एक्सेप्ट। अब हमने कहा देखो 3 पॉइंट है। पहली बात, पब्लिक कंपनी के डिवेंचर का इंटरेस्ट अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को पेबल होगा अप टू रुपीज 5,000 रुपीज तक का इंटरेस्ट होगा तो टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। दूसरा हमने कहा एलआईसी जीआईसी अदर इंश्योरेंस को अगर पेमेंट होगा तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तीसरा हमने कहा कि अगर इंडियन रेलवे फाइनेंशियल या पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड होंगे तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी में नहीं कटना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस दिया, उनका कहना था 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड
2003 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, 2018 फ्लोटिंग रेट सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड। इस पे अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 से ज्यादा जाएगा तो आपको एट द रेट 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, टैक्स ऑन डिविडेंड। हमने कहा कि अगर डोमेस्टिक कंपनी रेसिडेंट पर्सन को डिविडेंड का पेमेंट करती है तो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं, रादर सारे एसएससीज को बोला गया, अगर आप 5,000 रुपए तक का डिविडेंड अर्न कर रहे हैं और सामने वाली कंपनी अगर 5,000 तक का ही आपको इंटरेस्ट डिविडेंड का पेमेंट कर रही है तो उनको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, अदरवाइज टीडीएस एट द रेट 10% वुड बी एप्लीकेबल। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपने डिविडेंड का पेमेंट करें इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर हेल्ड बाय एलआईसी जेआईसी, है ना, एलआईसी जेआईसी अदर इंश्योरर इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम, तो इसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वाले में दे चुका हूँ। सेकंड अपन जो पढ़ने वाले फर्दर जो टीडीएस के सेक्शंस डिस्कस करने वाले, देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टीडीएस का जो वेटेज होता है, टीडीएस का जो वेटेज होता है हमारे सीए इंटर के एग्जामिनेशन के लिए या सीए फाइनल के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत हेल्दी मार्क्स कवर करता है। 10 to 15 मार्क्स इज वेरी वेरी ह्यूज मार्क्स, है ना। चलो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 194A। व्हाट इज 194A? 194A बोलता है कि अगर आप किसी को भी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सर हमको एक डाउट है, सिक्योरिटी का डेफिनेशन क्या होता है? तो हमने कहा जी सिक्योरिटी का डेफिनेशन वही होता है जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 से लिया गया है। यू कैन रीड फ्रॉम देयर, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, चलिए। सिक्योरिटी इंक्लूड्स शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको। ओके, अभी मेरे ख्याल से शो हो रहा होगा प्रॉपरली, थोड़ा सा अभी परफेक्ट, ठीक है। सिक्योरिटीज का मतलब होता है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनी फॉर फंड रेजिंग एज पर सेक्शन 281 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। Security means the security as defined in section 2 H of the Security Contract Regulation Act। इसका मतलब होता है शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और लाइक नेचर डेरिवेटिव्स। ठीक है, यूनिट्स इशूड बाय द कलेक्टिव स्कीम सिक्योरिटी रिसीव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और कोई भी जो गवर्नमेंट डिक्लेयर होगा राइट और इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी। तो ये आपका जो है ओके डेफिनेशन दिया हुआ है सिक्योरिटी का। ठीक है, तो हम लोग अपने वापस से टॉपिक पे आते हैं। हमने कहा इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर कोई भी पर्सन किसी को भी इंटरेस्ट का, किसी रेसिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट का पेमेंट करता है अदर देन सिक्योरिटी, अदर देन सिक्योरिटी, और वो पर्सन होना चाहिए एनी पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं आएगा जिसकी टर्नओवर, बिजनेस से टर्नओवर अप टू 1 करोड़ होगी और जिसकी प्रोफेशनल रिसीट्स अप टू 50 लाख रुपीज होगी। अगर ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसकी टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट अर्थात 1 करोड़ रुपए और प्रोफेशनल जिसकी रिसिप्ट अप टू 50 लाख रुपए है, उसको इस सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना है। आपको टीडीएस का रेट क्या होगा? टीडीएस एट द रेट 10%। अब कुछ ऐसे केसेस है जहां पर आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, तो उनके कहा अगर इंटरेस्ट बाय बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अगर इशू करते हैं, उस पर अगर साल भर में 40,000 का इंटरेस्ट देते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा जब आपकी पेमेंट की अमाउंट 40,000 प्लस हो जाएगी। ओके, और 50,000 इन केस ऑफ द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के केस में अमाउंट जो है ओके 50,000 रुपीज रखा गया है।
सीनियर सिटीजन के केस में ये अमाउंट ऑफ आपका 50,000 रुपये रखा गया है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस अगर टाइम डिपॉजिट पे इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक है, आपको पता होगा, आपने भी एफडी कराई होगी बैंक में, है ना। तो उनका ये कहना है कि अगर आपने टाइम डिपॉजिट्स वगैरह करा रखा है तो बैंक अगर आपको इंटरेस्ट देगी, तो उसमें उन्होंने बोला कि 40,000 रुपए से ऊपर का अगर इंटरेस्ट पूरे साल भर में जनरेट होगा तो बैंक आपका टीडीएस काटेगी 10% और आपको बिहाफ में गवर्नमेंट को जमा करेगी, जो आप सब्सिक्वेंटली आईटीआर फाइल करके क्लेम कर सकते हैं या अपने टैक्स में एडजस्ट कर सकते हैं। समझे गुरु। नेक्स्ट, 50,000 रुपीज इन केस ऑफ दिस सीनियर सिटीजन, अगर सीनियर सिटीजन होगा तो 50,000 रुपए। ओके। एनी अदर पर्सन के केस में अप टू 5,000, अगर कोई और पर्सन है तो 5,000 रुपीज से इन एक्सेस में जो पेमेंट हो रहा है उस पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब हमने कहा कि इनकम टैक्स सेविंग अकाउंट अगर होता है तो उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। बैंक में अपन अकाउंट खुलवाते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं। तो टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है जो समय के लिए दिया गया, अर्थात फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। लेकिन अगर एनी अदर मतलब सेविंग अकाउंट अगर ओपन किया तो सेविंग अकाउंट में कितना भी इंटरेस्ट मिल जाए उस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चालू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इंटरेस्ट बाय फर्म टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि फर्म अगर पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है सर, क्या गवर्नमेंट को यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए क्या इंटरेस्ट की? अरे भाई, पार्टनर तो आईटीआर जाके फाइल करेगा ही ना, तो पता चल ही जाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, चलो। तो हमने क्या पढ़ा, अगर 40,000 से ऊपर का इंटरेस्ट का पेमेंट अगर टाइम डिपॉजिट पे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं, अगर लिमिट 40,000 50,000 होगा। हमने कहा कि अगर कोई पर्सन किसी भी पर्सन को 5,000 रुपए तक का इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा तो उसको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा आपको सेविंग अकाउंट पे अगर दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट बाय फर्म टू पार्टनर पे टीडीएस नहीं कटेगा। इनकम टैक्स रिफंड आप आने में अगर बैंक आपका डिले होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो उस पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन महिला सम्मान सर्टिफिकेट 2023, अगर महिला सम्मान सर्टिफिकेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट जो है वो बैंक को या कोऑपरेटिव बैंक या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एलआईसी, इंश्योरेंस, यूटीआई, स्किल डेवलपमेंट फंड, अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दिया जाता है। आप बैंक से लोन लेते हो? हाँ सर, लेते हैं। लोन पे तो दुनिया चल रही है, बूटस्ट्रैप तो बहुत कम कंपनियां होती है, अक्सर लोग फंडिंग और लोन्स पे ही चलते हैं। तो सर, अगर आप बैंक को इंटरेस्ट देते हैं तो आपको टीडीएस नहीं काटना। आपने कभी देखा है बैंक से आप पर्सनल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, मॉर्गेज लोन लेते हैं, आपने कभी टीडीएस काटा है क्या बैंक का? आंसर इज नो। आपने टीडीएस ही नहीं काटा है बैंक का, क्यों काटेंगे जी? कोऑपरेटिव बैंक, अगर आपने कोऑपरेटिव बैंक को पेमेंट किया, जैसे कि कॉर्पोरेशन बैंक होता है, ठीक है, अभी आपने सुना होगा जिसको बीच में वो एक बैंक में प्रॉब्लम आई थी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक का नाम सुना होगा, ठीक है। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनी, यूटीआई, स्किल डेवलपमेंट फंड या अर्बन डेवलपमेंट फंड को अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो आपको टीडीएस नहीं काटना। लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, देखो ये ऊपर में एक वर्ड लिखा हुआ है, ये ऊपर में ना एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या वर्ड लिखा है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्ट एनबीएफसी। तो एनबीएफसी, अगर आप एनबीएफसी को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, सर कितने अमाउंट का, 5,000 से ऊपर का अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। इसलिए लोग ना जनरली एनबीएफसी से बड़ा लोन लेने के ऊपर कतियाते इसलिए हैं क्योंकि देखो होता क्या है, जब तक आप उनका टीडीएस काट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे, है ना, तब तक भी आप इंटरेस्ट पे ईएमआई, लोन्स की ईएमआई तो पे कर ही रहे हैं। बाद में वो क्या होता है, वो सब्सिक्वेंटली जो आपका टीडीएस का अमाउंट होता है वो आपने जो अपने उसके बिहाफ में पेमेंट किया वो एडजस्ट होता है, तो इट्स वेरी रियली वेरी पेनफुल समटाइम्स। ठीक है, चलो। इंटरेस्ट बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी और मेंबर, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी या अपने मेंबर्स को पेमेंट करती है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कोऑपरेटिव बैंक है वो दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी तो उसको भी टीडीएस नहीं डिडक्ट करना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी
लैंड मॉर्गेज बैंक, लैंड कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, टीडीएस को इनको इन तीन केसेस में, कौन कौन से केसेस भाई साहब, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बैंक ने, बिंगा बैंक ने अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दिया, इनको टीडीएस तभी काटना है जब इनका ग्रॉस रिसिप्ट लास्ट ईयर का 50 करोड़ से ज्यादा होगा और इंटरेस्ट की फिगर 40 या 50,000 रुपीज से ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, अगर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने, अगर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने आपका डिले किया डिसीजनिंग देने में और उस पर अगर आपको इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो आपको बोला गया कि अगर वो 50,000 रुपए तक का अमाउंट है तो उस पर आपको उनको टीडीएस काट के आपको देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ बैंक फॉलोइंग द सीबीएस, सीबीएस क्या होता है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है। आज सारी बैंक एक दूसरे से लिंक है ना, दैट इज द रीजन कि सीबीएस सिस्टम है। तो सीबीएस सिस्टम जो है, ओके, अगर कोई बैंक फॉलो करती है तो उनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत डेली बेसिस पे नहीं है, वो एक स्पेसिफाइड क्रेडिट टाइम पे डिडक्ट कर सकते हैं। फर्दर द लिमिट ऑफ 40,000 50,000 इज अ बैंक वाइज लिमिट एंड नॉट क्लाइंट वाइज लिमिट और नॉट ब्रांच वाइज लिमिट। एनी डाउट ऑन दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 194 बी, व्हाट सेक्शन 194 बी सेज, सेक्शन 194 बी बोलता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल। अच्छा, अपन ना सेक्शन थोड़े से भूलने लगते हैं कई बार, ठीक है, तो अपन कैसे याद रख सकते हैं ये सेक्शन नंबर को, सेक्शन 194 बी फॉर बैटिंग, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स विनिंग एक्सेट्रा। अगर आपने इससे कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, और ना अगर आप हॉर्स रेस, बी फॉर बड़ा बैटिंग, बड़ा बैटिंग क्या होता है, हॉर्स पे जाके पैसे लगाना, ठीक है। तो आपको जो है, ओके, हॉर्स रेस से अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको बोला गया टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट पेमेंट। सर टीडीएस का रेट क्या होगा, एट द रेट 30%, क्लियर है। इन केस ऑफ विनिंग इन कैश और काइंड, अगर आप कैश और काइंड दोनों में प्राइज मनी अर्न करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है रियलिटी शोज में आपने देखा होगा कि लोग कार जीतते हैं, ठीक है, कई लोग फ्लैट जीतते हैं, तो उनको ना जो प्राइज मनी होती है वो टीडीएस जमा करने के बाद ही रिलीज होती है, वही बोला गया। इन केस ऑफ विनिंग इन कैश और अ काइंड, ठीक है, कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट, कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट, अगर ये ऊपर में जो लिखा हुआ है कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द टैक्स लायबिलिटी देन प्राइज वुड नॉट बी रिलीज अनलेस टीडीएस अमाउंट वाज पेड। इन केस ऑफ बुक मेकर, ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो एक जनरल से याद रखिएगा 194 बी, बी मतलब होता है बैटिंग, बैटिंग का मतलब होता है हॉर्स रेड क्रॉसवर्ड पजल्स। अगर आप इससे कोई इनकम अर्न करते हैं तो आपको एट द रेट 30% टीडीएस डिडक्ट करके मिलेगा अगर आपकी विनिंग अमाउंट 10,000 रुपीज से ज्यादा होती है। अभी सोचने वाली बात है कि हॉर्स रेस में 10,000 की लिमिट जो होगी ऊपर मैंने लिख रखी है, इसका कोई मतलब है क्या? 10,000 रुपए तो बहुत नॉमिनल सी बात बोली गई। 10,000 रुपए में तो मेरे ख्याल से लोगों को एंट्री नहीं मिलता होगा अपने का, तो क्या बोलूं मैं, वहां रिफ्रेशमेंट नहीं होते होंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट डिडक्ट अब क्या बोला, इन केस ऑफ बुक मेकर, अगर बुक मेकर, बुक मेकर मतलब क्या होता है, जो आपने देखा होगा जो तीन पत्ती होता है उसमें एक बुक मेकर होता है, दो पंटर्स होते हैं, ठीक है। तो बोला गया बुक मेकर का अगर केस आ रहा है तो विनिंग जो है पहले डिडक्ट होगी। जैसे क्या होता है बुक मेकर में, आप बुक मेकर क्या होता है, जो आपको एक प्रकार से ताश या कुछ खिलवाता है, ठीक है। बुक मेकर मतलब जो गेम अरेंज करता है, ठीक है। तो वो आपसे भी कुछ पैसे लेता है और सामने वाले से भी कुछ पैसे लेता है। अब क्या होता है, सेवरल टाइम्स आप जीतते भी हो, सेवरल टाइम्स आप हारते भी हो। तो उनको ये बोला गया कि जो पंटर्स होते हैं, जो गेम खेल रहा होता है उसको बोलते हैं पंटर, और जो गेम खिला रहा होता है उसको बोलते हैं बुक मेकर, ठीक है। तो उनको बोला गया कि जो विनिंग होता है, विनिंग में सबसे पहले आप टीडीएस काट लीजिए, टीडीएस काटने के बाद में जो लॉसेस है, उसको लॉसेस भी हुआ होगा कई बार, तो उसको बोला लॉसेस को बाद में आपको सेट ऑफ करना है जब आप पंटर को पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं, सपोज मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, सपोज आपने 50 रुपए जीता,
₹20 हार गया, तो ₹50 में पहले 30% टीडीएस कट ₹15 जमा हो जाएगा गवर्नमेंट को। अब जब ₹35 में ₹20 माइनस करके ₹15 का पेमेंट होगा, जो पॉइंटर रहेगा उसको। क्लियर है? 194 बीए, बीए मतलब बड़ा अपराध। ठीक है। विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, अगर आप ऑनलाइन गेम्स जैसे आजकल चल रहे हैं ना, ड्रीम इलेवन, रमी, इससे अगर आपको इनकम अर्न करते हैं, तो उनको बोला गया कि आपको इसमें जो भी इनकम मिलती है वो टैक्स डिडक्ट होकर मिलती है @30%। समझने वाली बात यह है कि ऊपर में ना कोई लिमिट स्पेसिफाई की हुई थी 10,000 की, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपको कोई भी अमाउंट पेमेंट करोगे ना, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ विनिंग इनकम, विनिंग इनकम कैसे कैलकुलेट करना है? तो उनका कहना है कि सबसे पहले एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम यूजर अकाउंट इन द फाइनेंशियल ईयर। अरे ये एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉल, वर्ड यूजर अकाउंट बोला ना, अकाउंट इज नथिंग बट अ वॉलेट। आप ड्रीम इलेवन या रमेश सर्कल में जाएंगे, वैसे तो अपने को कभी भी जुआ खेलना नहीं चाहिए, ठीक है, गेम्स, ठीक है, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि एग्रीगेट अमाउंट जो आपने विड्रॉ की है, मतलब वॉलेट से क्या होता है, पैसे ट्रांसफर करके आप क्या करते हो, अपने पेटीएम में या अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो ना, रिपेट्रिएट करते हो। तो उनका कहना है कि आपने एग्रीगेट अमाउंट जितना साल में विड्रॉ किया, ठीक है, जितना विड्रॉ किया, क्लोजिंग बैलेंस जितना उसके यूजर के अकाउंट में, वॉलेट में बचा हुआ है। तीसरा सी ऑप्शन दिया है, एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट्स। आप एक बात बताओ, हमने विनिंग इनकम कैलकुलेट करना है, आपको विनिंग इनकम निकालनी है, भाई आपने कुछ पैसे डाले भी तो होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा आपने जीता होगा, कुछ पैसा आपने डाले भी होंगे। तो उनका वही फॉर्मूला है A+D। ये मतलब आपने जितने साल भर में विड्रॉ किए, प्लस जो आपका क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस था, माइनस कर दीजिए उसमें क्लोजिंग बैलेंस प्लस एग्रीगेट डिपॉजिट्स। अब जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक। सपोज अगर आपने, ठीक है, ₹30 आपका ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, ₹40 जमा किया खेलने के लिए, ठीक है, गेम खेलने के लिए आपने ₹40 जमा किए, ठीक है। और आपने इससे विड्रॉल किया सपोज ₹20, और आपके में क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है ₹50। तो विनिंग अमाउंट मतलब, विनिंग अमाउंट कितना आया, विनिंग अमाउंट कितना आएगा, विनिंग अमाउंट कितना आया? देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ओपनिंग बैलेंस को ले लीजिए, है ना। हमने कहा ओपनिंग बैलेंस को आप ले लीजिए, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्या है, 30 प्लस, अब आपको ये बोला गया कि जितना आपने विड्रॉ किया उसको ले लीजिए, कितना आ गया, 50। क्लियर है? क्लोजिंग बैलेंस प्लस ओपनिंग, सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, प्लस एग्रीगेट डिपॉजिट्स 40, 90, 90 माइनस 50, ₹40 क्या हो गया आपका, ₹40 क्या हो गया आपका, वही इनकम निकल गया। समझ में? इट्स वेरी सिंपल। क्लियर है? चलिए, in order to remove the difficulty in deducting the TDS on withdrawal of insignificant amount, the CBDT comes with the following clarifications। अभी क्या होता था कि लोग, सपोज भाई हमने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, कि आपके अकाउंट में ₹20 आपने ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, आपने ₹40 अभी उसमें डाला, ठीक है, फिर आपको पता चला आपने ₹90 उसमें से निकाल लिए, ठीक है, आपका क्लोजिंग बैलेंस तब भी क्या आ रहा है, आपका ₹10 आ रहा है, ठीक है। फिर आपने कैसे कैलकुलेशन किया था, बताइए जरा सा। आपने क्या किया था, 20 प्लस 90 को प्लस किया था, 110 आया था, माइनस क्लोजिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस प्लस डिपॉजिट्स 50, तो आपकी नेट विनिंग इनकम आएगी 60।
अब होता क्या है कि लोग बहुत छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट अमाउंट का भी गेम खेलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट, कई लोगों को ना बड़े डिफिकल्टी होता था। अब सपोज अगर 10 रुपीज भी कोई जीत रहा है, तो उस 10 रुपीज पे भी उसको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन लेके आया, सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने, इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफिकल्टी इन डिडक्टिंग द टैक्सेस ऑन विड्रॉल ऑफ द इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, द सीबीडीटी कम्स विद द फॉलोइंग clarifications. नेट विन इनकम विड्रॉल डज नॉट एक्सीड 100 रुपीज पर मंथ। अगर आपका नेट विनिंग इनकम जो है, जो ऊपर मैंने लिख रहा है, अगर आपका नेट विनिंग इनकम जो है, ओके, 100 रुपीज पर मंथ से ज्यादा नहीं है, और डिडक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ऑफ पेइंग द डिफरेंस इफ द बैलेंस इन द यूजर अकाउंट इज नॉट सफिशिएंट टू पे द टैक्सेस। भाई वो अगर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो बोल रहा है कि अगर यूजर अकाउंट में अगर पैसे नहीं बचे एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ, जहाँ पर 100 रुपीज से ज्यादा का विड्रॉल हो रहा है, तो उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देती है कि ठीक है, आप बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है तो आप उसमें टीडीएस छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको साल के एंड में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। भले अगर यूजर अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको टीडीएस का पैसा तब भी आपको गवर्नमेंट को उसके ब्याज में डिपॉजिट्स करना, ठीक है। इन केस ऑफ पेमेंट इन काइंड, उन्होंने बोला कि अगर काइंड में पेमेंट होता है तो उनका कहना था फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट काइंड शैल बी डीम्ड टू बी द डिपॉजिट इन द यूजर अकाउंट। अगर काइंड में कोई पेमेंट हो रहा है तो उनका कहना उस गुड्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी उसको डिपॉजिट्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा, डिपॉजिट्स माना जाएगा इन द यूजर अकाउंट। आपका क्या माना जाएगा, डिपॉजिट्स माना जाएगा। और वो कार जो है वो हैंड ओवर तभी होगी जब नेसेसरी टैक्सेस का पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन हमको देखना है दोस्तों, सेक्शन 194C। सेक्शन 194C क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। सेक्शन 194C कहता है अगर कोई भी पर्सन नॉट बीइंग द इंडिविजुअल एचयूएफ हैविंग टर्नओवर अप टू 1 करोड़ रुपीस एंड द ग्रॉस रिसिप्ट दैट इज प्रोफेशनल ग्रॉस रिसिप्ट अप टू 50 लाख रुपीस, तो उनको ये बोला गया कि आपको, अगर आप किसी को कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आपका जो पेई है, अगर आपका जो अगर आपका जो पेई है अगर आपका जो पेई है वो अगर इंडिविजुअल है, अगर आपका पेई जो है, ओके, वो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ होगा तो 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका पेई अदर्स होगा तो 2% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो कैरिंग आउट एनी वर्क प्लस लेबर सप्लाई फॉर एनी वर्क। हमने कहा कि कोई भी प्रकार का अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहे हैं उसमें लेबर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट भी आता है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वैल्यू ऑफ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अप टू 30,000 रुपीज है और एग्रीगेट पेमेंट अप टू 1 लाख रुपीज आ रहा है पूरे साल भर में, तो आपने टीडीएस नहीं काटना है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। अब एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने ए कॉन्ट्रैक्ट दिया, बी कॉन्ट्रैक्ट दिया, सी कॉन्ट्रैक्ट दिया। सपोज अगर आपने किसी पर्सन को ए कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, बी कॉन्ट्रैक्ट, सी कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। ए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आती है, सपोज इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट थी 30,000 रुपीज होना चाहिए, तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए 25,000 का है। बी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपकी सपोज 29,000 की है, ठीक है। और सी कॉन्ट्रैक्ट आपकी जो है वो मान लीजिए 15,000 की है, ठीक है। और आपकी एक डी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपकी 29,000 की है, ठीक है। एक आपकी ई कॉन्ट्रैक्ट है वो भी क्या है, 29,000 रुपए की है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअली हर कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है वो 30,000 के अंदर में ही है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो पूरे साल भर में किसी एक सिंगल पर्सन को जो पेमेंट होने वाली है ना, जो पेमेंट होने वाली है या इनकम अकाउंट फॉर होने वाली है, वो वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा जा रही, इस कारण आपको उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों वेरी सिंपल टॉपिक है ना। हमने कहा कि भाई सीधा सीधा अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अप टू 30,000 रुपीज एंड ओवरऑल पेमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर जो है, ओवरऑल पेमेंट्स जो है इन फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपए तक है तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। अगर 1 लाख से ज्यादा तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट 1% इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, एट द रेट 2% इन केस ऑफ द अदर्स। अब हमने कहा कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम। अपन जो एडवर्टीजमेंट्स कराते हैं, ब्रॉडकास्टिंग होता है, टेलीकास्टिंग होता है,
ठीक है, या किसी प्रोग्राम का प्रोडक्शन होता है, ये आपका क्या आता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। कैरियज ऑफ गुड्स बाय मोड अदर देन रेलवे, अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है बाय मोड अदर देन रेलवे, तो उसको भी अपन वर्क कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा मानेंगे। कैटरिंग की सर्विसेज वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आती है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई द प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर चॉइस यूजिंग द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर, दैट इज जॉब वर्क। एक वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड बाय कस्टमर। क्या वर्ड है? प्रोवाइडेड बाय कस्टमर। अगर अगर जो गुड्स है, अगर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन की सर्विसेज ले रहे हैं, तो उसमें ये बोला गया कि आपने मटेरियल खुद देना है, आपको केवल कॉन्फ़िगरेशन की सर्विसेज लेनी है, दैट इज जॉब वर्क कराना है आपने। तो हमने कहा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कैरियज, कैटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आपकी क्या है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। फिर से बोलिए, एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, कैटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय मोड अदर देन रेलवे, और मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग द गुड्स एज पर द कस्टमर्स चॉइस यूजिंग द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर। लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या नहीं आता, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग द प्रोडक्ट एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन वेयर द मटेरियल्स इज नॉट सप्लाइड बाय कस्टमर और हिज एसोसिएट्स। उनका ये कहना है कि अगर जो मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो कस्टमर के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, मतलब अगर आप मटेरियल भी खुद का यूज करते हैं और साथ में उसको काम करके देते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 10 शर्ट्स बनवाने अपनी कंपनी के लिए, आपने क्या किया, एक टेलर के पास गए, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी कंपनी के पास गए, एक टेलर कंपनी के पास गए, आपने क्या किया, शर्ट का कपड़ा, स्टिचिंग के लिए जो धागा लगेगा, सब चीजें आपने ला करके दिया, उसको बोला खाली आप असेंबली का काम करो, मशीन भी आप ही का है। तो दैट इज ना वर्क कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उन्होंने, आपने बोला कि मुझे 10 सेट चाहिए, आपने 10 सेट का ऑर्डर प्लेस किया, दैट इज अ सेल ट्रांजैक्शन, दैट इज नॉट अ जॉब वर्क ट्रांजैक्शन। समझ में आई मेरी बात? चलो, एनी सम विच इज ऑलरेडी अंडर द स्कोप ऑफ सेक्शन 197 194J, अगर कोई भी चीज सेक्शन 194J के स्कोप में ऑलरेडी है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर छोटे ट्रांसपोर्टर्स, अभी उन्होंने नियम तो बना दिया कि भाई ट्रांसपोर्टर जो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, छोटे ट्रांसपोर्टर जनरली उनके अंदर में अपनी गाड़ियां लगाते हैं, ठीक है। तो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स जब, बड़े ट्रांसपोर्टर जब उनको पेमेंट करते हैं छोटे ट्रांसपोर्टर को, तो उनको बोल दिया आपको टीडीएस काटना है। अभी कितना डिफिकल्ट हो जाएगा छोटे ट्रांसपोर्टर्स के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई जिस ट्रांसपोर्टर्स की ऑडिट नहीं होती, जिसकी फ्लीट साइज, जिसके पास जो व्हीकल्स है, जिसके पास जो व्हीकल्स है, जो व्हीकल्स की फ्लीट है जिसके पास में, उनका कहना, जिनके पास व्हीकल की फ्लीट साइज जो है अप टू 10 व्हीकल्स है, जिनके पास फ्लीट साइज जो है, ओके, अप टू 10 व्हीकल्स होगा, ओके, उस पे आपको बोला गया कि आपने टीडीएस जो है डिडक्ट नहीं करना है। लेकिन सर ये टीडीएस कब डिडक्ट नहीं होगा, ये टीडीएस तब डिडक्ट नहीं होगा जब ये जो लोग है ना, ये क्या देंगे पता है, ये देंगे डेक्लेरेशन। क्या देंगे? डेक्लेरेशन देंगे। किसको देंगे? जो बड़े ट्रांसपोर्टर होंगे, जिनके अंडर में उन्होंने अपनी गाड़ियां लगा रखी होगी, उनको क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई मेरे पास जो फ्लीट साइज है वो 10 व्हीकल्स तक की है, और प्लीज आप मेरा टीडीएस मत काटिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द जॉब वर्क, टीडीएस वुड बी डिडक्टेड ऑफ नेट वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द मटेरियल सप्लाइड। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने मटेरियल सप्लाई कर रखा है, तो आपको ये बोला गया कि आपकी नेट वैल्यू पे आपने टीडीएस डिडक्ट करना है, आपको नेट वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, एक नया है कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। क्या होता है एडवर्टीजमेंट? बिजनेस को आप समझते होंगे अगर थोड़ा नॉलेज लेंगे इसके बारे में। क्लाइंट जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि आपको मेरे प्रोडक्ट का एड बनाना है, ठीक है। फिर एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो है वो क्या करती है, उस एड को टीवी चैनल्स को बेच देती है, ठीक है। वो जो क्या बोलते हैं, बीच बीच में आपने देखा होगा ना टीवी में एड्स आते रहते हैं, वो है, वो एड्स थोड़ी ना बनाते हैं, वो तो आपके एड्स यूज करते हैं, दैट्स उनको एड एजेंसी जो है, ओके। क्लाइंट ने जब एड एजेंसी को पेमेंट करना है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट सेक्शन 194C के हिसाब से। लेकिन एड एजेंसी जब टीवी चैनल्स को पेमेंट करेगी तो उसको टीडीएस नहीं काटना है, क्योंकि ये कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
क्योंकि एडवर्टीजमेंट एजेंसी और टीवी चैनल्स को जो पेमेंट करती है, ठीक है, से टेंट से मतलब कुछ पैसे रिटर्न करके बाकी पैसे उनको वापस से दे देती है। तो दैट इज नॉट एक्चुअली वर्क कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज चैनल जो है, ओके, कोई एक प्रकार ऐसा कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ में एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट द पेमेंट, अगर आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी लेते हैं तो उसका टीडीएस सेक्शन 194C में कटेगा, नॉट अंडर सेक्शन 194 आई मतलब रेंट, ठीक है। अब समझिएगा मेरी बात। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी में कोल्ड चेन फैसिलिटी दी हुई है, ठीक है, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग में क्या होता है कि आपका कोल्ड स्टोरेज होता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है आपके गुड्स को, और एक होता है सिंपली रेंट पे देना। अगर सिंपली रेंट पे देंगे तो उसका टीडीएस आ जाएगा सेक्शन 194 आई में। लेकिन अगर वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी दी जा रही है जिसमें मल्टीपल चीजें होती है, जैसे कि आपका कोल्ड चेन की फैसिलिटी होती है, मल्टीपल चीजें होती है, तो आपका जो टीडीएस रहेगा सेक्शन 194C में डिडक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। डी फॉर, ठीक है, डी फॉर इंश्योरेंस कमीशन, दलाल बोलते हैं ना अपन, ठीक है। 194D बोला एनी पर्सन, ठीक है, और अगर कोई रेसिडेंट पर्सन को टीडीएस का पेमेंट कर, सॉरी, इंश्योरेंस कमीशन का पेमेंट करते हैं, ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी ही होगी, तो उनको बोला कि आपको एट द रेट 5% टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर जो पेयर कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी होगी तो आपको टीडीएस एट द रेट 10% डिडक्ट करना पड़ेगा। सॉरी, पे कंपनी अगर डोमेस्टिक कंपनी होगी तो टीडीएस एट द रेट 10% डिडक्ट होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? 194D, 194D बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी रेसिडेंट पर्सन को इंश्योरेंस कमीशन का पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस एट द रेट 5% डिडक्ट करना है। लेकिन अगर आपकी पेई कंपनी जो है, ओके, वो अगर डोमेस्टिक कंपनी होगी तो आपका टीडीएस का रेट कितना हो जाएगा, इंटू 2, 10%। क्लियर है? जी फॉर, अगर आपका लॉटरी, अगर आपका लॉटरी टिकट कमीशन, अगर आपका लॉटरी टिकट कमीशन जो है, ओके, उसको सेल करने से आपको कोई कमीशन मिलता है, ओके, तो वहां उनको ये बोला गया कि आपको जब आपने जब पेमेंट कर रहे हैं किसी रेसिडेंट पर्सन को तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट 5%। और 1 अक्टूबर 2024 से इसको 2% कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो भी पेमेंट्स होंगे उस पर आपका टीडीएस कितना कटेगा, 2% मात्र, ठीक है। सेक्शन 194H, एच फॉर कमीशन, एनी अदर कमीशन, अगर कोई और टाइप का कमीशन है बाय अ पर्सन नॉट बिन द इंडिविजुअल एचयूएफ हैविंग द टर्नओवर अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। देखो, जब मैं आपको बोलता हूँ ना स्पेसिफाइड लिमिट, मतलब समझ जाया करो कि मैं ऐसे बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ जिसका जो टर्नओवर है ना वो अप टू 1 करोड़ से, ठीक है, और जिसका जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है ना अप टू 50 लाख है। क्लियर है? रेट कितना होगा सर? 5%, 2% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो दिस कंप्लीट सेक्शन कमीशन के सेक्शन। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात, 15,000 रुपए तक का अगर पेमेंट करोगे तो आपको 194D, G, H में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो टीडीएस ऑन सेक्शन 194H। अगर बीएसएनएल एनटीएनएल अपने पब्लिक फ्रेंचाइजी को पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर जो है, ओके, सिक्योरिटी रिलेटेड कमीशन जैसे अंडरराइटर कमीशन वगैरह होते हैं, इसमें कमीशन देने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा होगा अपने कंपनी लॉ में, होता है ना अंडरराइटर। जब भी कंपनी फ्रेश इशू मार्केट में लाती है और उसको एक डर होता है कि भाई हमारा सब्सक्राइब होगा कि नहीं होगा शेयर्स, क्योंकि सेबी की भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपका 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। तो उस केस में अंडरराइटर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो अंडरटेक करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जिसके बदले में उनको क्या मिलता है, अंडरराइटर कमीशन मिलता है। तो उस अंडरराइटर कमीशन पे आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। चलिए, सेक्शन 194 डी ए, डी ए मतलब क्या? डी ए मतलब डेथ, डेथ आफ्टर, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, डेथ आफ्टर, ठीक है। तो एनी पर्सन, अगर किसी रेसिडेंट पर्सन को, एनी पर्सन किसी रेसिडेंट पर्सन को जो है, ओके, अगर लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस एट द रेट 5% और 2% विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2024 डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द एलआईसी अप टू 1 लाख रुपीज होगी, या मैच्योरिटी आपकी सेक्शन 1010D में एग्जाम्प्ट होगी। सर 1010D में कौन सी मैच्योरिटी एग्जाम्प्ट होती है? हमने पढ़ाया था ना आपको,
1010D में एग्जामेशन क्या होता है? 1010D में आपकी जो एग्जामेशन होती है वो होती है अगर आपकी जो प्रीमियम की वैल्यू है पूरे साल भर में 5 लाख रुपए और एक स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ प्रीमियम जो सेक्शन 80C में स्पेसिफाई किया गया उससे ज्यादा नहीं होती है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी जो है वो एग्जामेशन में होता है, या डेथ में मिलता है तो एग्जामेशन में होता है। इन दिस केस टीडीएस डिडक्टेड और इनकम कंपोनेंट। इनकम कंपोनेंट का मतलब होता है मैच्योरिटी में आपको जितना पैसा मिला लेस जितना आपने प्रीमियम पे किया होगा, आपके नेट वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन है 194I। हमने सी पढ़ा था, सी में याद है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी पे टीडीएस काटते थे। अब समझना मैंने क्या बोला कि अगर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हैं तो उस पे सेक्शन 194C में टीडीएस कलेक्ट होता है, और सिंपली अगर रेंट पे किसी को कुछ चीज दे रहे हैं ना तो उसका टीडीएस जो है सेक्शन 194I में कलेक्ट होता है। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, किसी को भी रेंट पे दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपने किसी को रेंट पे दिया है तो बोला अगर प्लांट एंड मशीनरी होगी तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा @2%। अगर लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर होगा तो आपको @10%। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हैविंग टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसिप्ट अप टू स्पेसिफाइड अमाउंट। पे कौन हो सकता है? कोई भी रेसिडेंट पर्सन, ठीक है। अभी देखो जस्ट मैंने एक इंफॉर्मेशन के लिए दे रखा है 2,40,000 रुपए तक आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। नो टीडीएस ऑन रिफंडेबल डिपॉजिट हाउएवर रिक्वायर्ड ऑन नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट्स। कई बार अपन सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करते हैं ना, किसी को भी रेंट पे लेते हैं तो पगड़ी बोलते हैं जिसको लोग देसी भाषा में। तो ये बोला गया कि आपको पगड़ी की अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटना है। अगर वो नॉन रिफंडेबल होगा तो ही कटेगा, रिफंडेबल होगा तो नहीं कटेगा। अगर कोई रेंट का अरियर मिलता है, पुराना बकाया रेंट अगर आपको मिलता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है, अगर आपने पेमेंट कर रहे हैं तो। एडवांस रेंट तो भी सब्जेक्ट टू टीडीएस, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी सब्जेक्ट टू टीडीएस, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट पे वुड बी अदर ओनर ऑफ द एसेट, रादर बेनिफिशियल ओनर भी चलेगा, ठीक है। आजकल ना लॉ में एक वर्ड ना, आजकल ओनर ओनर वर्ड को हटा करके आजकल हर जगह लोग लिख रहे हैं बेनिफिशियल ओनर, ठीक है, बेनिफिशियल ओनर भी चलेगा। एनी अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ लीज राइट्स विल नॉट बी सब्जेक्ट टू टीडीएस। अगर आपने लीज राइट एक्वायर करने के लिए कोई पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। पैसेंजर सर्विस फीस पैसेंजर सर्विस फीस जो एयरलाइन कंपनी चार्ज करती है ना, एयरलाइन कंपनी चार्ज करती है जो कि सब्सिक्वेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी को पेमेंट होता है, तो उस पर आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना। आपको आपको समझता होगा पैसेंजर सर्विस फीस क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, जब आप किसी भी एयरपोर्ट में जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट बी वेरी मच क्लियर दैट कि जो एयरलाइंस कंपनीज होती हैं और एयरपोर्ट जो होता है वो दो अलग अलग चीजें हैं। एयरलाइन कंपनी क्या होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को पेमेंट करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ दी, भाई क्या होता है, जब भी फ्लाइट्स आती है, ठीक है, तो फ्लाइट लैंड करती है तो उनको लैंडिंग फीस देना पड़ता है। फ्लाइट को पार्क करते हैं तो पार्किंग फीस देना पड़ता है। सपोज अभी मुंबई का जो एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वो लीज पे दिया हुआ है अडानी ग्रुप को, ठीक है ना। तो अडानी ग्रुप जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी अडानी अडानी जो है वो एयरपोर्ट को मैनेज कर रहे हैं। तो ये बोला गया कि जो सपोज इंडिगो की अगर फ्लाइट आती है तो पैसेंजर आएंगे, कुछ समय वेट करेंगे, तो उस पैसेंजर को सर्विस कर रहा है एयरपोर्ट, तो उसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं, पैसेंजर सर्विस फीस। जब भी आप फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं ना तो आप चेक कीजिएगा, एक अलग से आपके ऊपर चार्ज लगाते हैं टिकट में, वो उसको बोलते हैं पीएसएफ, पैसेंजर सर्विस फीस। तो पैसेंजर सर्विस फीस कोई किराया नहीं है, ठीक है। पैसेंजर सर्विस फीस पेड बाय एयरलाइन कंपनी टू एयरपोर्ट नॉट टू बी ट्रीटेड एज रेंट, हेंस नो टीडीएस। ये सब कोर्ट्स के डिसीजंस हैं जो कोर्ट ने डिसाइड किए हैं, ठीक है। सो this is the discussion that we have done about the interest, ठीक है, about the interest on security, interest other than interest on security, like that many topics we have discussed in the today's class. So if you like this video, please subscribe to my channel and press the bell icon for the notification and updates to my channel. Thank you.